सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हरिद्वार जिले में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 6 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। चुनावी शेड्यूल में 26 सितंबर मतदान की तारीख तय की गई है। वहीं 28 सितंबर को चुनावों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा और जिले में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न होंगे। आपको बता दें कि मार्च 2021 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद से लगातार प्रशासक पंचायत स्तर पर होने वाले कामकाज देख रहे थे। इसका त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की यहाँ पर पूरी एक शेड्यूल जारी कर दिया है। कल उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग उसका जारी करेगी अधिसूचना और वहाँ से जारी होने के उपरांत फिर जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा। जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक 6 तारीख से निर्वाचन में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 6, 7, 8 3 दिन रखा गया है नामांकन के लिए। फिर 9 से 11 तक उसकी स्क्रूटनी होगी। 13 को चुनाव चिन्ह आवंटन है और 26 को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना का समय निर्धारित किया गया है। आज मैं भी एक मीटिंग में ही जा रहा हूँ। हमारे जितने भी एसडीएम, सीओ और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक होगी। आदर्श आचार संहिता को सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करना हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता के चरण में पहला काम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की हम देख पा रहे हैं हरिद्वार में? देखिए पूजा, हरिद्वार में लगभग 1.5 साल बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं। जो शेड्यूल टाइम था वो आज से 1.5 साल पहले था। तब कुंभ की वजह से इसे डिले किया गया था क्योंकि कुंभ वहां पर था। फिर उसके बाद ओबीसी में आरक्षण का एक पेच यहां पर आ गया था, जिसके कारण फिर से इसे डिले किया गया। और कोरोना भी आप कह सकते हैं एक कारण था, जिसके कारण लगातार 1.5 साल से डिले हो रहे थे। ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए वर्मा आयोग गठित किया राज्य सरकार ने। वर्मा आयोग की जब रिपोर्ट आई तो उसी के बाद ये चुनाव डिक्लेयर हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में ओबीसी, एससी, एसटी सारे आरक्षण मिलाकर के लगभग 80% हो गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मानक हैं कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जिसके कारण कहीं ना कहीं चुनाव पीछे होते रहे। और अब 1.5 साल बाद चुनाव की तिथि आज डिक्लेयर हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार जिले में आज से ही चुनाव आचार संहिता भी लग गई है और जिस तरीके का शेड्यूल है उसके हिसाब से 28 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। 6 से 8 तारीख तक नामांकन होंगे। 13 तारीख को चिन्ह मिल जाएंगे। इस बीच नाम वापसी, नामांकन पत्रों की जांच सब होगा, क्योंकि आप जानती हैं कि हजारों जनप्रतिनिधियों को चुनना है, यानी कि ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के और क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो बहुत बड़ी संख्या में नामांकन भी होगा, बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट मैदान में भी होंगे। तो इसके लिए खास इंतजाम जिला प्रशासन कर रहा है। 8 लाख से ज्यादा मतदाता अपना मतदान करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि हरिद्वार का चुनाव थोड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ इलाका है और बहुत बड़ी जनसंख्या भी है जो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। तो इसलिए जिला प्रशासन को खास निर्देश दिए गए हैं कि जिससे वो कह सकते हैं कि एक अच्छा चुनाव वहां पर करवा सके, शांतिपूर्ण ढंग से करवा सके। उसके लिए हर तरीके के इंतजाम, पोलिंग बूथ से लेकर पुलिस प्रशासन का जो भी इसमें रोल होगा, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया जाना है, सारा फॉर्मेट आज क्लियर कर दिया गया है। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, हरिद्वार में ये पंचायत चुनाव होगा और अब कह सकते हैं कि अब दलों की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ये पंचायत चुनाव क्षेत्रीय तरीके से बहुत अहम माने जाते हैं। ज्योत्सना, बहुत सही सवाल किया आपने पूजा, क्योंकि हरिद्वार का चुनाव ऐसा है जिसमें राजनीतिक साथ कई दलों की लगी है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की ही नहीं लगी हुई है, बल्कि यहाँ पर बीएसपी को भी अपना जनाधार दिखाना होता है। और अगर मैं पंचायत चुनाव की बात करूँ तो बीएसपी यहाँ पर अच्छा काम करती है, ग्राउंड पे उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। और हरिद्वार जिला ही एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी आज तक अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाई है। इस बार बीजेपी सपना देख रही है कि उसका जिला पंचायत अध्यक्ष हो। उसके लिए उसने जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिए हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी और पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर है यतीश्वरानंद, आपके
जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो जिला पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हर हाल में चाहती है कि अब कि उसका अध्यक्ष बने। कांग्रेस को भी कमबैक करने का एक मौका है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक अच्छी संख्या में हैं हरिद्वार से, और ये चुनाव कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि आगे लोकसभा चुनाव होने उसका एक लिटमस टेस्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस दल की पकड़ होगी, हालांकि दलों के सिंबल पे ये इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन खास तौर पर अगर जिला पंचायत सदस्य की बात करें, जिला पंचायत कैंडिडेट की बात करें, वहां पर जरूर राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट उतारते हैं, खास तौर पर बीजेपी। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस अपना कितना दमखम दिखाती है, बीजेपी के अपना उस सपने को पूरा कर पाएगी जो वो सालों से देख रही है हरिद्वार में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर, और बीएसपी के पास तो अपना जनाधार मजबूत करने का मौका है। हालांकि आज तक जो जिला पंचायत अध्यक्ष बना है हरिद्वार में, हमेशा बीएसपी के ही समर्थन से बना है। वहां पर मोहम्मद शहजाद को पंचायत चुनाव का मास्टर माना जाता है, यानी कि वो जो पंचायत की शतरंज की जैसे पूरी विसात बिछाई जाती है उसमें वो माहिर हैं। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कैबिनेट मंत्री वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाएंगे या फिर बीएसपी अपना वर्चस्व कायम रखेगी, और कांग्रेस कितना मुकाबला वहां पर कर पाती है। पूजा, बिल्कुल, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 26 सितंबर को पंचायत चुनाव होगा हरिद्वार में, 28 सितंबर को मतदान आएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, जोर से आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामला और विधानसभा भर्ती घोटाला मामले के सामने आने के बाद अब राज्य के बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के बेरोजगार युवाओं ने बड़कोट में सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली है। साथ ही साथ सभी भर्ती घोटालों की जांच CBI से कराने की मांग की है। युवा बेरोजगारों ने तहसील परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने भर्ती घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की है। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले के बाद जो है युवाओं में जन आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। हर जगह उत्तराखंड के हर जनपद में बेरोजगार युवक जो है सड़कों पे आ चुके हैं, और उत्तरकाशी के बड़कोट में युवाओं ने महारैली निकाल करके सिर्फ CBI की मांग की है कि CBI जांच होनी चाहिए। अभी कई दोषी हैं जो अभी पर्दे के पीछे उनको फ्रंट लाने की बात युवा कर रहे हैं। सड़कों पर आ चुके हैं युवा, और SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन ये लोग भेज रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं। आप लोग आज जन आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, क्या है ये रैली और क्यों आप लोग इस तरह से? आपको विदित है यूके SSC में इतना महान घोटाला हुआ है। यस राजू अभी तक बाहर घूम रहा है, संतोष पटोनी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए संदेह होना लाजमी है। जब तक सरकार CBI जांच नहीं कर रही है, हमें इन पर तनिक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि 2016 से बेरोजगार चिल्ला रहे हैं कि भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन संतोष पटोनी राजू बोलते नहीं हुआ है, नहीं हुआ। 2022 तक ये तभी चलते हैं जब युवा सड़कों पर उतरे हैं। सोशल मीडिया पे लगातार लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और इतना प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसा आदमी विधानसभा बैकडोर एंट्री, गोविंद सिंह गुंजवाल की बैकडोर एंट्री, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बैकडोर एंट्री और सहकारी बैंक की बैकडोर एंट्री इन्होंने मजाक बना दिया है। और इस मजाक बना के चला क्या कहना चाहेंगे आप किस पर? बिल्कुल CBI की मांग आप लोग कर रहे हैं। आप जन आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का है आपका अभियान और क्या चाहते हैं? ये अभियान उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। बेरोजगारों के हकों पे जो ये सरकारें, ये जो भी सरकार आ रही, बेरोजगारों के हकों को छीना जा रहा है। जो बच्चा घर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और अब इनके माँ बाप जो इनके अभिभावक हैं अपने कमाई का अपने पेट पर लात मारकर जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उत्तराखंड सरकार के मंत्री जो है अपने रिश्तेदारों की फौज, कोई बिहार से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, और अपने रिश्तेदारों की फौज को विधानसभा में जहाँ पर हमारी जनता के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए कानून बनते हैं, वहाँ पर नौकरियों को बेचा जा रहा है। एक मात्र गोरे कागज पे प्रार्थना पत्र लिखकर जो है सचिव बनाए जाते हैं विधानसभा के अंदर, जहाँ पर हमारे बेरोजगारों के लिए, प्रदेश के लिए विकास की नीतियाँ बनती हैं। दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। आज उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की आज आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले जो आज खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, वो भी भ्रष्टाचार, तत्कालीन भ्रष्टाचार के खिलाफ।
तो उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामला और विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद अब माहौल थोड़ा गर्माता हुआ। एसडीएम को यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। कहा गया है कि सीबीआई से इस घोटाले की जांच हो और ये पूरा मामला सामने के आने के बाद अब राज्य के बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तरकाशी की यमुना घाटी के बेरोजगार युवाओं ने बड़कोट में सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली है। साथ ही सभी भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। युवा बेरोजगारों ने तहसील परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो इशारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी, यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी के मौके पर खटीमा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक सीएम धामी ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में शहीदों का ये बलिदान हमेशा याद रहेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस ने आंदोलन को कुचलने के लिए राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी थी और इस गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीद आंदोलनकारियों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, आज कह सकते हैं कि गोलीकांड की बरसी है और आज सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन भी उन्हें अर्पित किए हैं। ज्योत्सना, आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है और ऐसे में सीएम धामी की ओर से पुष्प अर्पित किए गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बिल्कुल, देखिए पूजा, खटीमा गोलीकांड को उत्तराखंड के इतिहास में कभी न भूलने वाला दिन माना जाता है और आज 28 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि खटीमा मुख्यमंत्री का अपना गृह नगर है और उन्होंने वो सब दौर भी देखा है जब लोग अलग राज्य के आंदोलन के लिए सड़कों पर आए, डंडे भी खाए, लाठियां भी खाई और गोली भी खाई और शहादत भी दी। तो इसलिए आज उनको नमन करना बहुत आवश्यक होता है और ये एक स्वाभाविक है। उत्तराखंड में कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी दल की सरकार हो, ये हमेशा से एक परंपरा चली आई है कि हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। चाहे खटीमा गोलीकांड की बात करें या मसूरी गोलीकांड की बात करें, फिर मुजफ्फरनगर तिरहा कांड की बात करें, हर बरसी पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे नेता हमेशा
हमेशा से जाते हैं, जो भी जिम्मेदार पदों में रहते हैं। आंदोलनकारी जगह जगह नमन करते हैं। देहरादून में भी शहीद स्थल पर खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया। साथ ही एक संकल्प भी लिया गया कि शहीदों ने जो सपना उत्तराखंड के लिए देखा था, वैसा ही उत्तराखंड बनाएंगे इसको, और अगर वो उत्तराखंड ट्रैक से बाहर जाएगा तो एक बार फिर से सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन उत्तराखंड वही होगा जिसके लिए शहादत दी गई, जिसके लिए आंदोलन किया गया। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी और राज्य आंदोलनकारी को जिस तरह से गोलीकांड हुआ, गोलियां चली थी 1 सितंबर 1994 को, 27वीं आज ही बरसी है और आज उस कह सकते हैं कि उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और श्रद्धांजलि दी गई सीएम धाम की ओर से। शुक्रिया करेंगे आपका जो जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक युवक ने मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मां की घर में घुसकर हत्या की गई है, जबकि बेटी की हत्या घर के बाहर की गई है। हत्यारे ने धारदार हथियार से दोनों की हत्या की है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। इलाके में मर्डर की खबर सुनकर दहशत का माहौल पैदा हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। देहरादून के विकास नगर के कालसी क्षेत्र में एक वाहन के खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया है और तीनों शवों को खाई से निकाला है। मरने वालों में दिलशाद और पमिश हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरे शव की पहचान नहीं हो पाई है। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों शवों को पुलिस को सौंप दिया है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र के सरखेत में बीते दिनों कई आपदा के बाद से बादल घाटी में जानमाल का नुकसान हुआ है। अभी भी वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण काफी भयभीत हैं। आपदा में क्षतिग्रस्त भवन रहने लायक नहीं है, लिहाजा ग्रामीणों ने अब यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर सहारा समय संवाददाता संदीप नेगी पहुंचे और उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। 19 अगस्त की रात को बांदल घाटी में बादल फटने के बाद से जो तबाही हुई है, उसका मंजर आप सीधे तौर पर मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं। अब ये घर महज पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इन घरों में जो लोग रहते थे, उन्होंने अपना आस्तियाना माल देवता बनाया हुआ है। चूंकि प्रशासन ने उन्हें वहां पर रहने के लिए जगह दी है, लेकिन जगह कब तक दी है इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है। और लेकिन जो अब ये घर है, ये बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। इन घरों में पूरी तरह से मलबा घुस चुका है और पूरे जिस क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, और जो कुछ यहाँ पर घर बचे हुए हैं उनकी स्थिति कहीं से भी रहने लायक नहीं है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं। अभी तक लगातार जो सरकार की जो मशीनरी है वो यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रही है। मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है और इन घरों को रहने लायक बनाया जा रहा है। लेकिन इन घरों में रहने वाले बासिंदों का कहना है कि अब ये घर किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं है, क्योंकि घरों में मिट्टी घुस चुकी है, पत्थर घुस चुके हैं, बड़े बड़े बोल्डर घुस चुके हैं और जो घरों की जो दीवारें हैं वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त बरसात का मौसम भी है और लोगों को लगातार खौफ सता रहा है कि आखिरकार कब एक बार फिर से न जाने उन्हें ऐसा फिर मंजर देखने को मिले। तमाम जो बेसिक स्कूल थे और जूनियर हाई स्कूल थे वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और गांव का जो एक जो केंद्र था वो भी बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार अब यहाँ से उन्हें कहीं और अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। सरखेत गांव से सारा समय के लिए संदीप नेगी। उत्तरकाशी सीमा से सटे नाग टिब्बा के इनवालसी पट्टी में नाग देवता की उत्सव डोली भ्रमण पर निकली है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में लोक संस्कृति की झलक के साथ भगवान शेषनाग की मनमोहक झांकियां पूरे गांव में निकाली गई हैं। जहां बटर फेस्टिवल यानी कि मक्खन की होली श्रद्धालु द्वारा खेली गई है, तो वहीं ग्रामीण अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ ही नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर 3 साल में नाग देवता की डोली निकाली जाती है। इस मौके पर श्रद्धालु देवता को दूध, मक्खन, फल फूल और अन्न का चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी और परिवार की कुशलता की कामना करते हैं। डोली की विशेषता ये है, जो भी मन चाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर भगवान के पास आप, भगवान नागराज के पास आप सच्ची श्रद्धा से आए हैं, जो भी आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेषकर जो है ग्राम घियाकोटी में भगवान नागराज की मक्खन की होली खेली जाती है। भगवान नागराज की झांकी निकलती है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है लोग झूमकर भगवान का नृत्य
और भजन आदि से भगवान को आच्छादित करते हैं। उत्तराखंड की मशहूर वार्षिक धार्मिक यात्रा नंदा लोकज्वा जन्माष्टमी से कुरुन और नोटी गांव से शुरू हो गई है। ये अपने पड़ावों से होकर नंदाष्टमी को वेदनी पहुंचेगी और फिर उस दिन उच्च हिमालय बुग्याल वेदनी में बड़ा उत्सव होगा, जिसमें कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। मां नंदा की डोली अपने 12वें पड़ाव पर पहुंच गई है और उसमें पहले डोली फल्दियां गांव पहुंची हैं, जहां ग्रामीणों ने मां की डोली का पारंपरिक व धार्मिक रीति रिवाज से स्वागत किया है और सभी ने मां को अपनी अपनी भेंट दी है। रात भर पूजा अर्चना चलती रही। आपको बता दें कि हर 12 साल में नंदा राज जाग का आयोजन होता है। ये दुनिया की अकेली ऐसी धार्मिक यात्रा है जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र में होती है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन